थंबनेल था, पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने, ऐसा क्या बताया? 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो, 2020 के आसपास का। हाँ, तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से, तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में, जिसपे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी, उनको ऊपर से ऑर्डर थे छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई, हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000, इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो होगा। लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक, यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख नू एक लड़ावा। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे सरेंडर हुए थे, तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था, पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। RCL गन से बीर अब्दुल हमीद उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका, कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG 21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू उम्पू चलती है वहां पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स वाले देखें, ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना, कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे से उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके, मतलब किस स्कूल कॉलेज में। हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहां यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। 2 देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो 1.5 बोलिए, 1.5 आधा ही है। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए।
ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए, सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का, ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो ये पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को 2 तमाचा मार दे, खान सर की जय, खान सर की जय, 2 तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। यार फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो, तो अच्छे चीज में नाम लो। कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है ये। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो, अपने भगवान का लो, अपने खुदा का लो, सबको अच्छा काम में लो। पूरे कम्युनिटी को नाश के रखा है, क्या बोलिएगा इसको। बट प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीज़ों में एक चीज़ क्या है ना कि वहाँ पर आपका धार्मिक चीज़ें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए। जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज़ की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था हम कि क्या बोल रहा है भाई, सुन 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 कर कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हम और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को। क्या बेवकूफ़ी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है, अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कम के वो इसे तो भाषण नहीं मचाया है सब जैसे उन्होंने कर दिया। बट वहाँ पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, नहीं पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। ईद के टाइम पर देख रहे थे, ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा, जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहां पे पाकिस्तान वाले। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया, तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से था, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली को कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है यहाँ पे। आप उस आइडियोलॉजी की नहीं हो जहाँ पे लोग डिबेट करते हैं ना कि गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने तो ऐसा किया। क्या कहाँ कौन से प्रस्ताव में गांधी ने लाया? देश का विभाजन हुआ, CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट में थे, सरदार पटेल ने भी सहमति उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी, सबकी थी। कारण क्या था? जिन्ना था। सिंपल सा कारण उसका जिन्ना था। जब जिन्ना को लग गया
और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें जिन्ना की बात ही नहीं मानी गई 1945 में। और वहाँ कांग्रेस में बोला गया तो इसने मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद गए वहाँ पे। तो 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना को लग गया कि ये लोग ना आज़ादी देने वाले हैं ना देश का विभाजन करने वाले हैं, ये लोग बस आज़ादी दे के चले जाएंगे। तो जिन्ना ने उसके एक साल बाद 16 अगस्त 1946 को ओपन बोला था, डायरेक्ट एक्शन प्लान, दंगा फैला दिया, हर घर में दंगा, हर शहर में होने लगा, हर शहर में होने लगा। जिन्ना को मारो, खत्म कहानी। एक सिंपल सी बात बताते हैं, जिन्ना को मार देते तो कौन इंसान आता आज़ादी की मांग करने के लिए? कौन था? कोई नहीं। जिन्ना को पूछता कौन है? विप्रो कंपनी के मालिक है ना अजीम प्रेम जी, विप्रो उन्हीं की है। अजीम प्रेम जी के पिताजी थे मोहम्मद प्रेम जी, उनको जिन्ना ने ऑफर दिया कि आप क्या कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, ये आपका मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ आइए हम आपको वित्त मंत्री बना देते हैं। हम फोन काट दिया, रख देश बनाया यहाँ पर। इस इंसान ने ठुकरा दिया। 22 करोड़ रुपया दान देते हैं विप्रो से, हमारे रतन टाटा साहब। ये लोग देश के लिए हीरा हैं ये लोग। तो अलग टाइप का था। जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन कभी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए? बाकी लोग, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक और आप कहते हैं कि सारे नेता का योगदान है, एक और कहते हैं यही अकेले सब कुछ कर दिया। आज़ादी की श्रेय में यहाँ एक कोई किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आज़ाद हुआ ना तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और तब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको, गांधी को? और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है, ये देश गांधी का है। वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे, मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, उस समय नहीं लगता था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर दिए। गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है? व्हाई डू यू थिंक? मतलब हर देश में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जो एक लंबे समय तक देश को नेतृत्व संभाला हो, एक मुश्किल दौर में, लंबे समय तक। कई बार आप देखिएगा ना, मैच में कोई ऐसा इंसान मैच जिताता है ना, ज्यादा रन नहीं मारा है लेकिन मुश्किल दौर पे विकेट को बचा के रखा था। तो गांधी वही खिलाड़ी था, मुश्किल दौर में बचा के रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने जो संभाला यहाँ पे। और गांधी रहता तो मुस्लिम लीग बना ही नहीं रहता। 1906 में ये क्या कर रहे थे? 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ तो सरदार पर ये बाल गंगाधर तिलक जी थे वहाँ पे, उनके उपस्थिति में समझौता हुआ। वहाँ पे एनी बेसेंट थी लखनऊ समझौता में। होने ही नहीं देना चाहिए था उसी समय। अब जड़ मसल के खत्म कर देते। मुस्लिम लीग बनता ही नहीं तो मांगता कौन? जिन्ना। अपने पैरेलल एक संगठन बना दिया। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। कौन पागल था उस समय? उसको नहीं पता था कि आप एक एरिया अलग दे रहे हैं, कल को वो देश बना लेगा। यही चीज जब 1932 में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड करना चाहता था, महात्मा गांधी वहां गए और टेबल पे मीटिंग चल रही थी, राजा बैठा था, प्रधानमंत्री बैठे थे, गांधी उठ के चले आए। और जब यहाँ आए तो लोगों ने पूछा कि क्या आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं लेकिन देश के इज्जत पे बट्टा लगने नहीं दिया हूं। और 1909 में जब पृथक निर्वाचन दिया जा रहा था तो उस समय कौन गुनहगार था? खैर, जो न गांधी को जान रहा है न नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं, वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते हैं। और सवाल उठाने वाले बहुत लोग हैं बिना पढ़े लिखे। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे, तो गांधी जी क्या है? तो गांधी और हम और आप क्या चीज़ है? इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन को
का कत्ल करना हो, या फिर गांधी को गोली मारना हो, या सीता मैया को अग्नि परीक्षा पे बैठाना हो, ये समाज उसी को उंगली उठाता है जो इसे सहता है। इस सब मामले में कृष्ण जी ठीक थे, इस सब मामले में सबसे ठीक ठाक है, दुर्योधन ज्यादा नहीं। क्यों ठीक थे सबसे, ऐसे क्यों? ये सब एक उनके लिए एक फिक्स था कि भाई एक लिमिट से ज्यादा कूदोगे तो काम खत्म कर देंगे यहाँ पे। इतना नहीं यहाँ पे कि कौन रथ से नीचे उतर गया था, मारिए इसको, तो काहे भाई इंसानियत। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इनका इंसानियत मर गया था। टिट फॉर टैट, ये सब चीजों में ठीक थे। आप कौन से किसको फॉलो करते हैं? हम सबको सबको। यहाँ एक इंसान जिस मोहल्ले में रहता है सबसे संपर्क बना के रखता है। वो पुलिस वाला है, पोस्ट ऑफिस में टीचर हैं, ये आईएएस है, एक जज हैं, और संपर्क बना के रखता है, बड़ा खुश होता है। तो फिर इतने बड़े बड़े भगवान से क्यों बैर लेना भाई, सबसे मिलजुल के रहो। कोई दिक्कत कभी आएगी तो खुल के बोल सकते हो। और क्या ये बताइए, अगर कोई क्रिश्चियन है वो वाहे गुरु से कहे कि हमारी मुसीबत में आप, मेरी मुसीबत है, हमें इस मुसीबत से निकाली, तो क्या कहेंगे, तुम क्रिश्चियन हो। इंसानियत सबसे बड़ा होना चाहिए, सर्वोपरि। अभी देखा जो बिल के ऊपर बात हो रही है, वक्फ बोर्ड बिल, वो क्या है ना कि रिलीजियस चीजें जो होती है ना, जैसे CANRC आया था ना, ऐसा लग रहा था कि दुनिया पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देश के लिए ये वो, पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं चलता कुछ आपको। मतलब कुछ GST आने वाला था तो इससे देश का विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। मीडिया में जो हवाबाजी चलती है उसको रियलिटी से बहुत अंतर होता है। नोट बदल देंगे तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा, सोच रहा उसके बाद पुलवामा हुआ था। बताइए, इतना भयानक, चलती सड़क पे बम से उड़ा दिया, पठानकोट हमला हो गया यहाँ। तो जो मीडियाबाजी एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग चीज है। UCC है, समान सिविल संहिता, ऐसा लग रहा है कि भारत सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें, एक तो शादी ब्याह का रूल होगा कि भाई आप डिवोर्स देने का तरीका बदलेगा, डिवोर्स नहीं खत्म होने, तरीका बदलने वाला कि आप कोर्ट से जाके डिवोर्स लीजिएगा। सारे धर्मों के लिए एक जैसा हो जाएगा। वसीयत का होगा कि भाई बेटा का अधिकार है तो बेटी का भी अधिकार है। लेकिन ऐसा देखिएगा UCC में ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इंडिया में सब लोग सिंगापुर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये रिलीजियस चीज़ें मेन मुद्दों से, काश अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आज हमारे मीडिया में क्या चल रहा होता। हेल्थ सिस्टम अच्छा करो, लड़कियों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, फिल्मों में लड़कियों को क्या दिखा रहा है कि उनकी ज़िंदगी किसी पुरुष पे डिपेंडेंट है। पुष्पा मूवी में मस्त पुष्पा बेचारी श्रीवल्ली खाना बनाने के लिए है। एक लड़कियों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसी भी फिल्म में लड़कियों की स्थिति, हीरोइन की स्थिति कौन ठीक कर रहा है, पुरुष। चाहे KGF हो, बेचारी को गोली लग जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रही है, यही देखो सब कुछ। कभी इस पे आवाज उठाएंगी ना कि भाई हम लोग को क्या दिखा रहे हो, क्या हम लोग किसी काम के नहीं, बस खाना बनाने के लिए, डांस करने के लिए हैं। फिल्मों में यही ना दिखा रहा है। तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए अच्छी चीजें होती हैं, ये सब चीज आसान रास्ता है। इन सब चीज़ों के अलावा भी इंडिया में हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे अभी तक फ्लॉज है, लाखों समस्याएं हैं। पर एक चीज़ है जो बढ़ते जा रही है, वो है अपने देश का स्टेटस, देश की प्रगति तो हो रही है। पिछले 10 सालों में देश काफ़ी आगे बढ़ा है। तो आज आपको क्या लगता है इंडिया की ग्लोबल लेवल पे स्टैंडिंग क्या है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग, क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीज़ें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए, बहुत, मतलब वैसे अगर सब सेक्टर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे। लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत पावरफुल हो गए, यूरोप में, अमेरिका में, अब हम आंख में आंख मिला के देखते हैं। बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। इसका उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हम पड़ोस में ताकतवर थे, घूस के मारे थे कारगिल में, चिल्लाते रह गए थे अमेरिका। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब दूर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम यह है, पास वाली नहीं दिखती है, पास फोकस करो तो दूर वाली नहीं दिखती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बहुत सारे ऐसे ताकतवर होने चाहिए कि जब आप दूर देख रहे हैं तो आपका सहयोगी पास में देखे। तो इकोनॉमिकल उस तरह नहीं है, लेकिन नो डाउट फॉरेन पॉलिसी में बहुत सुधार हुआ है, बहुत। लेकिन ये जो छोटकन देशों है, समझो जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश है ना, हमारा चिकन नेक पतला है। अरे भाई साहब, 20 किलोमीटर बस भारत को बढ़ने की जरूरत है। 20 किलोमीटर अगर त्रिपुरा को नीचे आइएगा ना तो त्रिपुरा समुद्र से जुड़ जाएगा, काम खत्म। 7 सिस्टर को बंदरगाह मिल गया। 20 किलोमीटर बांग्लादेश से नहीं बढ़ सकते हैं तो क्या बढ़ सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, सरकार नहीं है, बढ़ गए, वापस देंगे जब सरकार आएगी तब। वापस कब, शेख हसीना आ गई तो वैसे भी पॉजिटिव हो गया, नहीं आए तो भी पॉजिटिव हो गया। कुल पंचायती कलम खूंटा हुए गाड़ा बहु 20 किलोमीटर घुस जाए श्रीलंका, काम खत्म। वो श्रीलंका कह रहे हैं, त्रिपुरा का हो गया।
कॉक्स बाजार सब हम लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद बांग्लादेश चिल्लाएगा, फिर समझौता कराएंगे, उस पर लिखो तभी देंगे जब तुम हमारे किसी शत्रु देश को या किसी विदेशी देश को यहाँ नौसेना का अड्डा नहीं दोगे तब। ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ भी कर देगा। जाके मोहम्मद यूनुस बोलता है चाइना में कि नॉर्थ ईस्ट के पास अपना समुंदर नहीं है। अरे बाप रे बाप, काश ये धार्मिक मुद्दे भारत में नहीं होते ना। आज चिकन नेक जो 26 किलोमीटर हम कर रहे हैं उसमें क्या जाता है, उसको 50 किलोमीटर घुस जाए बांग्लादेश में। चाइना कैसे गया तिब्बत लेके? सद्दाम हुसैन पे कैसे अमेरिका ने हमला कर दिया? अफगानिस्तान में क्या किया? पुतिन ने क्या किया? चेकोस्लोवाकिया कहाँ गया? और हम करते हैं। भारत की शुरू से कभी फिलॉसफी नहीं रही है दूसरी जगह जाके। दूसरा देश बांग्लादेश मेरा है, दूसरा कहाँ है? फिलॉसफी को ये क्या मतलब बनता है? हम अपनी फिलॉसफी भूल गए हैं। हमारा है बांग्लादेश, पूरा भी ले लें तो कोई अपराध नहीं होगा। ये बात तो हम लोग मंदिर मस्जिद में कह सकते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। हमारा जमीन है, हमारा पर्स गिर गया है, हमारी बस आगे निकल गई तो लौट के आके हम नहीं उठाएंगे क्या? कि हमारी फिलॉसफी हम नहीं उठा, बांग्ला मेरा है, अधिकार बनता है हमारा। था अब तो एक स्वतंत्र देश है, वो अलग है अब थोड़ी, अब अलग पहले कर सकते थे। दादा हैं हम लोग बांग्लादेश के, बाप हैं पाकिस्तान के। तो दादा बूढ़ा हो जाता है तो क्या अपना हक खो देता है? सब चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई मायने नहीं रहे, सब चलता है यहाँ पे। अगर राजा लड़ना छोड़ देना, राजा का पतन हो जाता है। अशोक सम्राट कलिंग की लड़ाई में के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया। जो हम जिस बिहार से आ रहे हैं ना, उसका नाम मगध था। वो म्यांमार से शुरू होता था, तुर्की तक जाता था। ये बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से अर्दोगान कूद रहा है। सब नहीं, सब हम लोग के अंडर में कहीं कोई ठेकेदार उकतार होगा। सब पुल बना रहे तुम, यहाँ पे रास्ता बना, अशोक आने वाला है, यहाँ पे माला वाला छिड़कना है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का राजा था। हमारी कोचिंग के बगल में उसका घर था, कुम्हरार एक जगह है, वहीं रहता था वो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस समय नाम एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसपेमियाई था। उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हुआ क्या, उसका पोता यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, उसके अशोक लड़ना छोड़ दिया। वो मगध धीरे धीरे छोटा होते 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 आज बिहार बचा है। जिस मगध यानी जिस बिहार के आगे सिकंदर लौट के गया था ना, जिस बिहार को कोई जीत नहीं सका था, मगध को ना, पूरे अखंड भारत को जिस पटना से संभाला जाता था ना, केवल उसके तलवार छोड़ने की वजह से आज पटना ना मजदूरों की राजधानी हो गई। पूरे बिहार से सबसे ज्यादा लेबर हमारे यहाँ आते। वही लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका पागल है जो $800 अरब अपने इकोनॉमी पे डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है। भाई हम जबरदस्ती मार रहे हैं। वो धमकी दे रहा है तुम्हारा चिकन नेक पतला है, चौड़ा कर देंगे इसे। उधर नेपाल नक्शा अलग दिखा रहा है। नेपाल का हेल्थ सिस्टम हमारे दम पे चल रहा है। तुम पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ भी करोगे, कभी नहीं करेंगे। एक गांव में देखिएगा ना, चौराहे पे कोई शरीफ कुत्ता होता है ना, बेचारा टहलते हुए जाता है तो कोई ईंटा चला देता है। और वही कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, तो लोग शटर बंद करे, पागला है, काट उठ लेगा। तो थोड़ा डर भी जरूरी होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कुत्ते से याद है, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था। क्या कुत्ता जैसा दिखता है तो हम क्या पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही, तो हम क्या करें इसमें? देखिए दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है, सच में कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप वहां पे, जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। कहता है सब ना कि महिला डॉक्टर से दिखाएगी, अगर महिला पुरुष डॉक्टर से दिखा दी तो गोली मार देंगे। चल भाई तुम्हारा देश है। अब महिला स्कूल में जाता है कि महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज़्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष के पास दिखाने जाएगा तो मार देंगे। तो क्या पागल? पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में। दोनों में क्या अंतर है? ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। आप सोचिए, ट्रेन हाईजैक हो रही है। कितने आए होंगे सब, बंदूक लेके कितना टहल रहा है। दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत, खिड़की बंद कर। कि ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का
अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे, क्या? जल्दी डुबाएंगे, जल्दी डूब जाए। फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जा यार, दोबारा सही कर यार इसको। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सीधा करने का। क्या चेंज करोगे, क्या करोगे बताओ? उसका देश ही चेंज करेंगे, पूरा देश चेंज करेंगे। वो सही नहीं हो सकता ना। अब आप कहिएगा कि जैसे हमारा थोड़ा कपड़ा फट गया तो हम सिल सकते हैं ना। अब आप हमको मच्छरदानी उठा के दीजिएगा, इसको से पूरा छेद है यार उसमें कहाँ से बंद करेंगे यार। वैसे हमारा जो प्रधानमंत्री था जेल चले जाता। ये गया बेवकूफी के चक्कर में। मेरा चाचा इमरान खान, इसको ना एक महिला मिली जिसको लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा इसका लक्षण है, मतलब इसके जो मतलब ये बड़ा ज्ञानी टाइप की है और एस्ट्रोलॉजिकल, इससे तुम शादी। 2 देश गया सब, इसमें 2 प्रधानमंत्री गया, श्रीलंका वाला भी गया था, एक ये भी गया था। तो इसको कहा गया ना इससे शादी कर लो, इलेक्शन जीत जाओगे। इसने शादी कर लिया, बट ना शादी उसको, वो पहले से शादीशुदा थी तो उसको डिवोर्स दिया। डिवोर्स देने के बाद ना लगभग 3 मंथ के लिए छोड़ दिया, मतलब दूसरी शादी तब तक के लिए नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, उसको एक टेक्निकल नाम होता है, इद्दत टाइम बोलते हैं उसका, एग्जैक्ट लगभग 3 मंथ नहीं शादी करना होता है। इसने क्या किया ना, वो इद्दत का टाइम में नहीं छोड़ा, बीच में ब्याह कर लिया 64 साल के एज में। इमरान खान उसी लिए जेल गया है। इस्लामिक रूल के हिसाब से आपने टाइमिंग तो देना चाहिए ना। उस बूढ़ा होके तीसरा की चौथा शादी किया, क्या जरूरत थी बेवकूफी करने की उसको। और उसको ना जब कोर्ट में पेश कर रहा था सब, तो उसको कोई गोली ना मार दे, उसको बुलेट प्रूफ पहनाया था सब, और सर पे कोई गोली ना मार दे तो बाल्टी उड़ा के ले गया था। स्टील का बाल्टी बना के ले गया कि इसको मार देगा सब। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए ना, उसमें ये थोड़ा सुलझा हुआ है। बाकी एक्चुअल रीजन भी क्या है, ये क्रिकेटर रहा है, तो क्रिकेटर लोग क्या होता है ना कि बहुत जगहों पे मिले होते हैं, बहुत सारे देशों में मिले होते हैं। इंडिया कई बार खेलने आए, इंडियन लोगों से मिला, तो लगाव है इस बंदे को, लगा है कि इसको ये नहीं। बाकी सबको कुछ पता नहीं होता है उन सबको। उठते वहाँ का वो कर डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था पाकिस्तान का कि हम भारत के ऊपर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे और मुसलमानों को बचा के, मतलब परमाणु बम ये पता चलेगा वो मुस्लिम हो तो नहीं फटेंगे हम। अरे चुट्टा कहीं का, जब हम इस देश में जिसके साथ जिए हैं, जिसके साथ हमने ईद मनाए हैं, जिसके साथ हमने होली खेली है, जिसके यहाँ दिवाली में जाके मिठाई खिलाया है, नहीं खिलाया है तो आदमी टोक दिया है कि तुम्हारा मिठाई नहीं खिलाएगा इस बार, जिए हैं उसके साथ तो मरेंगे भी उसी के साथ, तुम्हारे मेहरबानी से नहीं रहे। बम रही बात बम तो तुम अपने यहाँ बचा लो, मस्जिद में तो छोड़ा सब नहीं बम फोड़ने के लिए, मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, वहाँ भी फोड़ दिया सर। अगर टेक्टिकल परमाणु बम मारेंगे, टेक्टिकल बम उसे बोलते हैं जो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, पास के लिए होता है। तो मतलब अब तुम अपने देश में बैठ के टेक्टिकल परमाणु बम मारोगे तो देश में, तुम्हारे ही देश में फटेगा। मतलब वो उसका डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, हम अपने देश में अरे परमाणु बम स्ट्रेटेजिक होता है जो दूर तक मारता है, टेक्टिकल का होता है कि फंस गए हम यहाँ पर और उसकी ना कोई सेना घुस गई है या उसकी छावनी है तो मारा वहां पे, थोड़ी दूर के लिए तबाही कर दिया। तो या तो उसको टेक्टिकल का पता नहीं है या तो उसका परमाणु बम भी टेक्टिकल ही है। परमाणु बम का भी बेइज्जती कर रहा है सर। परमाणु बम एक स्ट्रेटेजिक बम है, हमारे देश में उसको हेल्थ थल सेना नहीं कर, उसका एक ब्रांच है स्ट्रेटेजिक कमांड, वो संभालती है, वो उसको भी टेक्टिकल कर रहा है। बताइए इसको क्या बोला जाए। तो आप बने कैसे, आपने कैसे स्टार्ट किया, आप ये सब करना कब शुरू किया? हम लोग तो ये सब टीचर बनना ही नहीं था हम लोग को। लोग 10th पास किए थे लोग, तो घर की स्थिति समझ गए थे कि इंटर कर लेंगे, उसके कुछ ना कुछ काम सीखना पड़ेगा। जहाँ हम रहते थे उसका किराया था 1500 रुपया, और हमको हमेशा सोचना ये इसको 1500 रुपया रेंट देना है, कहाँ से देंगे। और मेस में जहाँ हम खाना खाते थे उसका रेंट था 1400, उसका मेस का चार्ज था 1400, और 2 टाइम खाना आता है टिफिन से। तो ये बड़ा समस्या रहता था, क्या करें हम। तो जिसके मकान में रहते थे ना, उनके 4 बाल बच्चे थे, स्कूल वाले थे, कोई 7 में था, कोई 9th 10th में था, ऐसे 4-5 थे। तो हम कहें कि देखिए ना बड़ा समस्या है, इनको दे दीजिए, हम पढ़ाने की हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। तो उन 4 बच्चों को पढ़ाएं, तो 4 में से 3 को पढ़ाना था, एक नानी के यहाँ कहीं रहता था,
तो उनको पढ़ाना चालू किए। उनका रैंकिंग खराब आता था, सुधरने लगा। तो 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो 1500 रुपया देंगे ताकि मेरा रेंट, क्योंकि उन्हीं के मकान में रहता, बट उन्होंने 800 रुपया दिया। हम कहे यार क्या आदमी है यार। हम कहे भाई एक और कोचिंग पकड़नी पड़ेगी, एक और ट्यूशन पकड़ना पड़ेगा तो ताकि निकल सके। तो एक और ट्यूशन पकड़े, वहाँ से 1000 आ गए, तब थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ कि बाप रे बाप, खाना पीना हो गया, अब दिमाग काम करेगा। तो ऐसे चलते था। 6 महीना हुआ तो एक कोचिंग थी जहाँ के एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बट उनका कहीं जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, केरला साइड चले गए। तो वहाँ के बच्चों ने हंगामा किया कि हम दूसरे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कई टीचर्स को लगाया, 2-3 दिन ट्रायल देते थे लोग, फिर ख़त्म कर देते थे। कोचिंग भी बेचारी परेशान हो गई। और वहाँ पे भी जो बच्चे, जहाँ पे 200-300 थे, 4-5 बच्चे बच गए सब, क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर जगह, तो अच्छे टीचर तो चले गए। मेरा एक दोस्त था हेमंत, जो वहाँ ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा था, और कहा कि भाई वहाँ एक जीएस का टीचर की कमी है, चलोगे? जीएस जनरल स्टडीज। ओके। हम कहे चलो भाई, हमको क्या जाता है। तो कई कोचिंग थे साथ में, तो हम 1-2 कोचिंग में पढ़ाने लगे। तो 1 घंटे का 20 रुपये, तो 1 घंटा पढ़ाएंगे लोग तो 20 रुपये होते। तो कोचिंग 3 तरह से होती है, या तो आपको घंटे पे पढ़ाने को मिलेगा, या तो आपको कोर्स पढ़ाने को मिलेगा, या मंथली मिलेगी। हाँ। तो जो अच्छे टीचर होते हैं उनको मंथली मिलती थी, और जो मिडिल लेवल के थे उनको कोर्स खत्म करने में, पूरा खत्म कीजिए। अब आप 2 महीने में खत्म कीजिए, 6 महीने में खत्म कीजिए, उससे मतलब नहीं है। और जो नॉर्मल थे लोग घंटे पे, तो हम लोग घंटे पे गए पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाए तो बच्चों सबको ठीक लगा, तो धीरे धीरे 4 से 10, 20, 50, 100 एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा क्लास भर गया। आपने कहाँ से पढ़ाई करी? हम तो अलग अलग, मतलब कभी मतलब बीएससी किए हैं, बीएससी करने के बाद फिर एमए कर लिए हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद से फिर आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक में। आईएम अहमदाबाद से पढ़े हो आप? उसके बाद से फिर कहें कि चलो इसे चलते हैं। आईएम अहमदाबाद से कब पढ़े? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया हमने, तो उसका तो इसमें कोई यूज नहीं है। इसमें कोई जनरल स्टडीज में उसका क्या करें, उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पढ़ाने लगे। अब 1 घंटे का 20 रुपये मिलता था, तो हम सोचते थे 6 घंटा पढ़ा दे, 100-150 हो जाए यहाँ पे। फिर उन्होंने भी बढ़ा दिया, फिर उन्होंने 100 रुपया कर दिया घंटे का। हाँ, फिर ठीक ठाक होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना, कि हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए। उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। मतलब जो चीज़ 1000 रुपये की थी, भीड़ हो गई थी, तो कहते थे देखो जगह नहीं है, सर के क्लास में जगह नहीं है, हम 1000 का 2000 लेंगे। हम कहे ये क्या तरीका है भाई। अब दूसरा क्लास देते तो वो नहीं देता था कि दूसरा देगा तो फिर हमको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। और बच्चों के तो यही सब में थोड़ा टसल होने लगा, तो हमने छोड़ दिया कोचिंग। फिर अपना पढ़ाना चालू किया 200 में। आज भी 200, आज भी जो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं 200 देते हैं। 200 रुपये महीना? नहीं, खत्म करके चले जाते हैं 200 में। जैसे सपोज उसको हिस्ट्री पढ़ना है, 200 या 250 देगा अभी, क्योंकि इधर तो जीएसटी हो तो 18% ठोक के रख देते हैं। 200-250 रुपया हिस्ट्री देगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ के चला कोर्स पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लेगा। वैसे अगर उससे मैप पढ़ना है, मैपिंग, 200 रुपये देगा, पूरा मैपिंग पढ़ लेगा। क्यों इतना कम? हमको किसको पढ़ाना है? हम जो जैसे हम थे वैसे हमें पढ़ाना है। हम लोग की पढ़ाई, हम लोग पढ़ने में ख़राब नहीं थे। हम लोग मतलब क्या ही बोला जाए, जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत ख़राब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी, तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा उधर। ख़राब लगता है वो दिन, जब बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना घर की जिम्मेदारी आ जाती, बहुत ख़राब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को, इसलिए हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम वहाँ पढ़ाना चालू किए। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों मतलब फीस बढ़ा रहे हो, आप लिमिट में रखो जिसमें कोचिंग चल सके। ऐसे हुआ, बहुत ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। तो उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। हम 200 रुपया यार, इसमें क्या कर रहे हैं। बंदूक लिया था मतलब? वहाँ चलता है। हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया 1-2 बार। तो हम कहें कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा। डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया।
तो बम से उड़ा दिया। ऑफिस उड़ा दिया हाँ, आपका? उड़ा दिया बम से? फिर दूसरा बनाया। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत बहुत झमेला किया सब यहाँ। तो इरिटेट होके हम छोड़ दिए, हमको से कि अब पटना नहीं रहेंगे। फिर से हम सोचते हैं कि अपना काम सीख के सऊदी चल जाते हैं। पर ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखा देता है, बम से उड़ा देता है, ये सब बहुत नॉर्मल है उधर? आपको आज से 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे, तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा? उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में गोली बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इसमें? इतना पुलिस मजबूत रहेगी। बिहार में क्या है, आज तक क्यों ऐसी कहानी अभी भी आती है? हम आपको 1 हफ्ता पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी है? 1 हफ्ता पहले में वहां पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। पहले हम लोग भी बहुत झेले हैं। पहले पुलिस को बोलते थे, अब हम लोग खुद सलट लेते हैं। बम चलाओगे, तुम्हारे ही पास एक ठो क्या करेंगे? वो वहां तो क्यों नहीं हेल्प करती तो पुलिस वगैरह ये सब? क्यों? वहाँ बाहुबल बहुत है ना। हाँ, आप किसको कहिएगा? यहाँ पे कोई हर पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचे उसकी, आप क्या करिएगा? अरेस्ट कराइएगा ना। ऊपर से एक मंत्री का फोन आ जाएगा, हमारा आदमी है, छोड़ दो। छोड़ देगी पुलिस, फिर आपका मुंह कुछ रहेगा नहीं, फिर आके आपको धमकाएगा, हो गए लो पुलिस, अब बचाएंगे पुलिस, अब आप कहाँ जाइएगा? वहाँ के लोगों का हालत बहुत बेकार है। ऐसा भी नहीं है। हम लोग चाहे जैसे भी उसी में जीना सीख गए। हम लोग एकदम कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कोई लंदन अमेरिका जन्नत में बैठा दे तो नहीं भैया हमको बिहार ठीक लगेगा। अब बिहार ही एकदम तो जान का खतरा है, पढ़ा नहीं सकते, 90 रुपए नहीं देना, 200 रुपए नहीं देना, उसके चक्कर में लोग बम उड़ा दे। तो हम लोग भी उसी में लड़ते लड़ते जी गए यहाँ पे। फौजी सबको देखिए, फौजियों की जिंदगी कैसी होती है, कौन सा उन्हें सुख चैन मिलता है। लेकिन फिर भी कोई फौजी को कहिएगा कि पोस्ट छोड़ के जाओगे, कहेगा आप मर जाएंगे, हम फौज नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी ना भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जन्नत एक और, बिहार अपना एक और। बिहार से तो भैया मतलब वो मिट्टी नहीं, हो लगाव है वहां। जो जाता है ना, अगर गलती से कोई 6 महीना बिहार में रह गया ना, चाहे जहां का भी वहीं का बच जाएगा। तो सेफ फील होता है वहां पे? हाँ, अब तो सेफ, एकदम अच्छा से सेफ रहते हैं। कैसे सेफ फील होता है? कोई बंदूक लगा देता है, कोई बम से उड़ा देता है, डर नहीं लगता? एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद से तो बंदूक लगाओगे, कितना है तुम्हारे पास, अब डर नहीं लगता? क्यों? अब एक लेवल तो उन सबको भी समझ में आता है कि इसको मारने का मतलब भी केस FIR नहीं करने वाला है। अच्छा, आप भी बाहुबल हो? नहीं, मतलब तुम, मतलब एक सीधी सी बात है कि भाई आप किस हिसाब से पीटिए, कुछ भी कीजिएगा, वापस थोड़े जा पाएंगे लोग। लड़ाई झगड़ा पहले क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। अभी क्या है, तुम गोली चलाओगे, गोली खत्म होगी, अभी नहीं खत्म होगी, 10 मिनट बाद खत्म होगी, 15 मिनट बाद खत्म होगी, उसके बाद कहाँ जाओगे? तो आप तो चले जाओगे, आपको तो खतरा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पे? यही तो बोल रहा हूँ, खुद का सिस्टम बना दिया। हाँ, सब चीज हमारे यहाँ जब लड़कियां मार देती हैं सब। मतलब जब हुआ था एक बार, ऐसे आए थे सब, हमारे क्लास की उठ की लड़कियां दौड़ा दौड़ा मारी थी सब। क्या था स्टोरी बताओ। वो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा आके कर रहा था, ये कर देंगे, तोड़ फाड़ कर दिया था। हाँ, तो लड़कियां थी सब जो 22 से थोड़ा पहले आई रहती, देख ली तो वही मारना चालू कर दी सब, भागे यहाँ से। तो स्टूडेंट ही मारते हैं? हाँ, स्टूडेंट ही। हमारे पास वो ब्लैक कमांडो से ज़्यादा खतरनाक है वो एजुकेशन में, मतलब बहुत यूनिक है। इसी वजह से ना बिहार में जो प्रेम मिलेगा ना आपको, वो आप देख के आप पागल हो जाएंगे, कहेंगे यार कैसे ये चीज़ है। तो हम लोग को थोड़ा सा सिस्टम के वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। जैसे सेना में आपको भी जाना था ना, फौजी बनना था? हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर रिटर्न हुआ, उसको पास करने के बाद से फिर ये SSB में बुलाया जाता है, और उसके बाद से फिर मतलब मेडिकल वगैरह होता है। तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर दिया है। बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि फौज में हम लोग को देखिए होता क्या है ना, कि हम लोग जब जिस समय से आए थे तो हम लोग को लगा था कि फौज में जाके जल्दी सेटल भी हो जाएंगे, और घर वाले इतना तो पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो ऐसा लगता था यार बीटेक करेंगे लोग, 4 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, घर वाले कहाँ से लाएंगे। फौज में क्या है, घुस गए, काम खत्म, टेंशन फ्री। तो नहीं बन पाया इंसान। तो फिर अब कभी सपना नहीं आता, कभी देख के लगता नहीं कि यार कभी तो होना था मेरे को फौजी? हम आज अगर मौका मिल जाए, आज चले जाए हम, सब चीज़ छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे?
दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। बचपन से ही सपना था कि नहीं? बचपन से ही एकदम। मेरा घर कॉलेज के सामने था, तो अक्सर जब भी कोई इलेक्शन होता था या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता था तो फौज जो आती थी, सीआरपीएफ या कभी मिलिट्री, तो उसी कॉलेज में कैंप करके रुकते थे लोग। तो वहाँ पे उनका खाना बनना, पूरी ट्रक का ट्रक आना, तो बड़ा वो हर 2-3 महीने पे कभी ना कभी कोई कैंप लग जाता था। कभी एनसीसी का कैंप लगता था तो पूरे आते। तो देखते 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 वो आदत हो गई, वो ड्रेस, वो चीज़ें, सब चीज़ बड़ा अच्छा लगने लगा। बस बचपन से देख के अच्छा लगता था। और कोई भी चीज़ हम देखे रहते तो अमूमन उसी चीज़ से लगाव होता है। अब रेगिस्तान के आदमी को क्या लगेगा, समुंदर से लगाव होगा। देखा ही नहीं तो। कई फौजी को देख के जलन होती है कि यार ये वर्दी मेरे पास भी होनी चाहिए थी। अब हमारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको हम मिठाई भी खिलाते हैं, फिर कहते हैं तुम जहाँ हो ना वहाँ हमें जाना था। अब हम जहाँ नहीं जा पाए वहाँ उनको ले जाते हैं। अभी एक नीरज नाम का लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो एयरफोर्स में एनडीए से पायलट बन गया। तो हम कहे तू खुश नहीं है? तो क्या सर एकदम खुश हैं। टेंशन इस बात की है ना, ऐसा ना हो कि हमको राफेल मिल जाए, हमको चाहिए सुखोई। हम कहे यार तो एक तो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम इस पे डिपेंड, क्योंकि ना एक बार जो जहाज अलॉट हो गई, जिसके आप एक्सपोर्ट हो गए, उसी को चलाएंगे एकदम, वो उस वही फ्लीट हो जाती है उनकी। तो इस टाइप, तो अब थोड़ा सा लगता है कि भाई जिनका हम जहाँ जाना चाहते थे वहाँ, लेकिन खुशी होती है कि जब देखते हैं कि दाढ़ी आने से पहले उनके पास गाड़ी आ गई। वाह, तो ये अलग टाइप का लगता है। मैं एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटर्न निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाए हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीज़ें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हमको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमज़ोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। हम बैक बेंचर जो बैठे रहते हैं उनको एकदम टेंशन नहीं, उनको लगता है कि उनका ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे आज भी हैंडीकेप को पैसा नहीं लगता है। कोई हैंडीकेप आ जाए पढ़ ले, उसका कोई पैसा नहीं लगता है अभी भी। और पैसे मतलब इतना मिनिमम फीस रख दिए हैं कि अब तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है कि मतलब फीस कम कर दीजिए। अब जहाँ 2 लाख रुपया लगता था नीट और जेई का, वहाँ हम लोग ऑनलाइन उसको 2-3 हज़ार में दे देते हैं, और ऑफलाइन आके पढ़ना रहता है तो उसको मान के चले मंथ का 2,000-2,500 लगेगा। तो जहाँ 2 लाख वहाँ से इतना, तो बहुत का डिफरेंस आ जाता है। और उसका एक रीज़न भी है उतना भी फीस रखने का, कि रेंट इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, कोचिंग माफिया है। तो जो फीस, देखिए चिल्लाने से तो नहीं होगा, जो फीस ज़्यादा ले रहा है, माफिया मतलब क्या, जिससे लोगों को परेशानी हो। और महात्मा मतलब क्या, जिससे कोई परेशानी हो। तो परेशानी का कारण क्या है, आप उससे मनमाना फीस ले रहे हो, आए को उससे का आप रूल बना दो, इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। तो आपको परेशान नहीं करते कि आप तो बाप रे बड़ी, वही सब कोचिंग माफिया सब क्या करेगा सब ना, किसी को खड़ा करके कुछ से कुछ बोलने को बोलेगा, सर कि बोलो खान सर के बारे में कुछ से कुछ, तो बोलते रहते हैं सर। तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे सुना देता है सर 4 ठो, पैसा लेके आता है, कुछ पैसा लेके कुछ, तो हर जगह ऐसे चलते रहता है, इसमें कोई वो चीज़। बच्चे प्लांट करते हैं आपके इधर, तो वो कुछ बच्चे को भेजते हैं लोग, जाकर डिस्टर्ब करो, आता है पढ़ता है, कहता है कि सर अच्छा लग रहा है, अब यहीं पढ़ेंगे। एक बच्चा आया था हमसे यूपीएससी वाले क्लास में, कह रहा है सर हमको कोचिंग वाला, अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि एक होता है प्रोटोकॉल, तो उनकी फीस थी 2 लाख रुपए। तो 3-4 बच्चे आए थे, उनका कहना था कि इनका जब यूपीएससी का क्लास चलेगा ना, तो उसमें खड़े होकर तुम डिस्टर्ब करना, कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछना, और उनको प्लांट किया गया। और उन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन कराया उस बच्चे का, और पूरी प्रॉपर आई कार्ड वगैरह एडमिशन करा के बना। 1 हफ्ते बाद वो बच्चे आए सर मिलने, हम कहे बोलो, क्या सर अकेले में 2 मिनट, तुम क्या बोलना है, कौन सा तुम कहीं लाश थोड़े ना दफनाए हो कि हमको अकेले में बताओगे, पढ़ाइए के ना बात बोलो। नहीं सर बताया कि सर हमको कोचिंग वाला भेजा था डिस्टर्ब करने, लेकिन कसम से सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, अब हम यहीं पढ़ेंगे सर।
आवाज बस इस चीज पे उठना चाहिए कि कोचिंग की फीस एक लिमिट में होनी चाहिए, आप इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। और जो कम लेते हैं उन पे टैक्स वगैरह में थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए। अब एक बात बताइए, जब लॉकडाउन लगा था देश के पास पैसे नहीं था, पहली बार हुआ था, आपको बिलीव कीजिएगा कि हमने जो पहला बैच लाया था पूरे कोर्स का 11 रुपए का था। कल्पना नहीं कर सकते कोई 11 रुपए का। और एक बच्चा गुजरात या महाराष्ट्र से गुजरात थोड़ी दूर पे मेरे क्लास में आया, वो पूरी मतलब क्लास के सामने बड़ा अजीब उदास हो गया। 11 रुपये में पढ़ा था, उसके कंधे पे 2 स्टार लगे हैं, अभी बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, एसआई है वहाँ पे। वो गुजरात में 12,000 रुपया पे 12,000 रुपये, उसी में उसको रहना भी है खाना भी है, कहता था 6-7 हज़ार रुपये बचता था। पेंट करता था, पेंट। और ना मोबाइल उसका नहीं था ना, तो उसने दोस्त के मोबाइल से बैच खरीदा था 11 रुपये में। उसके मोबाइल नहीं था, 11 रुपये तो महंगा नहीं है, बट वो वाला मोबाइल था कीपैड वाला, तो उसमें क्लासेस नहीं चलते थे, तो उसके मोबाइल में वो चलता था। अब वो क्या है, वो उसका जो दोस्त था वो गाना सुनता था, तो जब वो सो जाता था तो उसके मोबाइल से पढ़ता था 11 रुपये में पढ़ के। और वही कहा कि सर आप लोग नहीं रहते ना तो हम लोग का गरीब का हिम्मतें टूट जाता। और उस पर हम लोग 18% GST दिए 11 रुपये में। आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको स्टूडेंट्स के? अलग अलग तरीके के क्या चैलेंजेस होते हैं? 2 बड़े चैलेंजेस ये देखते हैं ना कि जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन तो कर लिए हैं बट स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने आए हो, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है वहाँ पे। ये वैसे ही है कि जैसे हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया यहाँ मकान बनाने के लिए, बट वो ज़मीन नहीं है, तालाब है, तो हमें तो कुछ टाइम यही लग जाएगा उसको बराबर करने में, तब ना भैया बनाएंगे उसको। एक ये खराबी है। 2 तरह का डिग्री है यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में। पढ़ के ग्रेजुएशन करना है कि नकल करके, पढ़ के बीएड लेना है कि पैसा देके, पढ़ के आईआईटी करना है कि पैसा, आईटीआई, आईआईटी नहीं, आईटीआई डिग्री है वो टेक्नीशियन की। ठीक है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे, वो ग्रेजुएशन में उसको पता ही नहीं कि उसका एचओडी कौन है। तो एक ये स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनको बर्बाद टीचरों ने किया। टीचर मतलब इन द सेंस क्या है, बर्बाद कैसे किया कि टीचर की संख्या कम है, स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं। टीचरों ने मिल के कहा स्टूडेंट्स अपना लेवल उठाओ ताकि पढ़ाई समझ में आ जाए। अरे भैया टीचर्स लिमिटेड है, इन्हें कहिए कि आप जो बड़का स्टैंडर्ड में फेंक रहे हैं ना, अपना ही थोड़ा डाउन कीजिए, उसके बराबर आ जाएगा। इक्वल होना ही मतलब है, दोनों तरह से इक्वल हो सकता है। यहाँ पे 50 लोग आ जाए, 50 चेयर नहीं है तो या तो उन्हें हम खड़ा रखेंगे या तो हम लोग भी अपनी कुर्सी छोड़ के सब बैठ जाते हैं, यार सब नीचे ही बैठ जाते हैं, क्या जाता है। तो एक ये बर्बाद कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद और भयानक क्या लगता है, उसी क्लास में दोनों बच्चे बैठे होते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड नीचे, एक का स्टैंडर्ड हाई है। एक हाई वाला क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि बेचारा पूरा पीछे वाला दहल जाएंगे, तो इतना हाई भी कैसे पूछ दिया। इसलिए सबको डांट के रखते हैं, एकदम शांति से रहो, हम बताएंगे। हम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक चले जाएंगे। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है ना, सबसे ज़्यादा खुशी एक बच्चा जब उसको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अभी हम जस्ट फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो एक चैप्टर खत्म किए, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को तो ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर, और वो बच्चे एकदम सामने से रहते हैं। और जब खत्म हुआ चैप्टर ना, तो जो बच्चे जिनको कभी नहीं समझ में आया था न्यूमेरिकल बनाना, ये सब चीज़ें नहीं, और जब चैप्टर खत्म होने के बाद उनके ऊपर खुशी देखते हैं, और जब वो क्लास से निकलते हैं, जो आगे बैठे रहते हैं, जो अपने आप को तेज बनते हैं, उनको देख के तिरछा मुस्कुराते हैं ऐसे ना, तब लगता है यार भाई साहब क्या, मतलब वो दिल से फीलिंग आती है। कहते हैं लात देना ही पड़ता है। सेना में आपको भी जाना था ना? आज अगर मौका मिल जाए आज चले जाए, सब चीज़ छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम। आज आप